Dear students, welcome back. Yes, back to back for CUET UG. क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग के एग्जाम बिल्कुल अब सर पे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी थीम के ऑब्जेक्टिव जो प्रोबेबल क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज वो आपके सामने हो एग्जाम के पहले, तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए आज मैं फिर से एक बार आ रहा हूं पॉलिटिकल साइंस थीम वाइज एमसीक्यू लेके। आज अभी इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या मायने होते हैं सिक्योरिटी के, सिक्योर होने के क्या मायने होते हैं और उसके क्या प्रकार होते हैं और कैसे उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, एक कंट्री या एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी। चलिए इसको शुरू करते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बधाई भी, क्योंकि आप उस चैनल पे पहुंच चुके हैं जहां आप बने रहेंगे बरसों तक, नॉलेज को शेयर करेंगे, चेरिश करेंगे, नॉलेज गेन करना, शेयर करना और एक अच्छा इंसान बनना। इस कम्युनिटी या इस चैनल का एम है। तो लेट अस बिगिन। देखते हैं इस चैप्टर को कितनी आसानी से हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसमें देखें कि एक्चुअल क्वेश्चन जो सीयूईटी यूजी 2022 से पूछे गए हैं, मैंने इस पेपर को एनालाइज भी किया है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन सेटर ने ठीक से उसको मॉडरेट नहीं किया। एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था, लेकिन कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। अब आइए प्रोबेबल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बेसिस पे बन सकता है, लेट अस सी दोज। फर्स्ट, द कंसर्न अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी वाज रिफ्लेक्टेड इन विच रिपोर्ट। देखिए, ह्यूमन सिक्योरिटी इटसेल्फ जो है बहुत नया टर्म है। सिक्योरिटी का जब भी पहले जिक्र होता था, मतलब 1994 से पहले कह लीजिए, या 1990 या कोल्ड वॉर के टाइम में, तो नेशन, एक कंट्री सुरक्षित रहे, इसका मतलब सुरक्षा है। लेकिन बाद में लोगों को यह फील होने लगा कि एक नेशन सुरक्षित होते हुए भी उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं या जो वहां की कम्युनिटी है, वो हो सकता है अपने को असुरक्षित महसूस करे। ये भी महसूस होने लगा कि सुरक्षा जो है एक व्यापक संदर्भ है, एक वर्ड है। केवल इसका ये मतलब नहीं होता है कि किसी कंट्री पे कोई आक्रमण करके उसको अपने में मिला ले तो वो मतलब उसकी जो थ्रेट है, ये थ्रेट सिक्योरिटी थ्रेट है। नो, बहुत सारे और जो तरह के जो थ्रेट होते हैं, जैसे कोई यदि पूरा कौम जो है भूखा है, नंगा है, लोग जो है वो डर में रह रहे हैं, चाहे डर किसी भी तरीके का हो, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हैं औरतें, या औरतों को जो है ऐसे जेंडर नॉर्म से बांधा जाता है जो उनको इक्वलिटी नहीं देता, ये सब भी असुरक्षा है। जब आप एक ऐसे शहर में पलते हैं जहां बेसिक एम्यूनिटी नहीं है, तो वो भी असुरक्षा है। इवन आपको पता भी नहीं है कि अभी बिजली रहेगी, अभी इंटरनेट रहेगा, अभी ये सड़क चल रही है, बाद में सड़क बंद तो नहीं हो जाएगी, तो वही असुरक्षा की भावना है। तो और जो सुरक्षा है वो बहुत व्यापक संदर्भ में लोग सोचने लगे। और ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसमें कि तमाम उस तरह की बातें आती जो मैंने अभी बताया, जो कंट्री या नेशन के सिक्योरिटी से हट करके है, वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में एक मुख्य रूप से मुद्दा बना और उसको हाईलाइट किया गया, और उस समय से ह्यूमन सिक्योरिटी पे बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये जो है सिक्योरिटी रिलेट, चलिए इसको आगे पढ़ देते हैं। व्हाट इज रिगार्डेड एज बीइंग इंटरेस्ट इन डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी। तो मतलब जैसे मैं अभी कह रहा था कि सिक्योरिटी के क्या मायने हैं, यदि आप देखें कि किस इशू को सिक्योरिटी से जोड़ा जाता है। क्या एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू पीपल है, एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू नेशन है, या कोर वैल्यू ऑफ एनी इंटिटी पीपल और नेशन है, या ट्रू वैल्यू ऑफ एनी इंटिटी। एक्चुअल आपका किताब कहता है कि कोई भी जब किसी भी इंटिटी की, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई कॉम हो, कम्युनिटी, और चाहे नेशन हो, उसका यदि कोर वैल्यू यदि डेंजर में जाता है, मतलब थ्रेट होता है। कोर वैल्यू एक नेशन का क्या है? कुछ नेशन में कोई हथियार ले, उस नेशन को एकदम एक तरह से बर्बाद कर दे, उसके इकोनॉमी को बर्बाद कर दे। एक व्यक्ति के लिए कोर वैल्यू क्या हो सकते हैं? कुछ भी, उसकी इज्जत चली जाए, उसकी जान चली जाए, उसकी संपत्ति चली जाए, इस टाइप की जो है कोर वैल्यू। तो ऐसा यदि कोई थ्रेट हो तो वो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, सिक्योरिटी के दायरे में आता है। सो सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर तरह का थ्रेट, कि मैं रोड पे निकलूं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं पढ़ाई क्यों करूं यदि मुझे नौकरी ही ना मिले, इस तरह सभी चीज थ्रेट में नहीं बदल सकता। थ्रेट दैट कुड डू so endanger core value that those value would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation। मतलब आपके जो कोर वैल्यू, चाहे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इस तरीके से हार्म हो जाए कि वो फिर आपको वापस नहीं हो पाए और आप बिल्कुल उससे क्रिपल्ड हो जाए, तो वो जो है सिक्योरिटी
के दायरे में आ जाता है या सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट वन ऑफ द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी को दो पार्ट में जो है ना बांटा जा सकता है। एक ट्रेडिशनल मतलब जो हम लोग हमेशा से सोचते आए हैं, जो आप समझ रहे हैं कि जैसे नेशन की सिक्योरिटी हो गई, उसकी आर्मी कैसी है, कोई दूसरा अटैक ना कर दे या अंदर में ही कोई आर्म्ड रिबेलियन ना कर दे, नेशन को छीन भी ना कर दे, नेशन का दो टुकड़ा ना कर दे, कोई सेपरेट नेशनलिज्म की कोई आंदोलन ना होने लगे, इस टाइप की जो है, या नेशन का इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, ये सब जो है ट्रेडिशनल नोशन है। तो सिक्योरिटी के ट्रेडिशनल एंड एक मॉडर्न नोशन है। मॉडर्न नोशन में ह्यूमन सिक्योरिटी आ जाती है, और जैसा अभी मैंने बताया कि उस तरह की सिक्योरिटी जो हम लोग डे टू डे फेस करते हैं, जिसमें कि हमें डर होता है, एक इंडिविजुअल को हो चाहे कम्युनिटी को हो, कि उसको जो है रोज रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, या उसकी जो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं हो पाएगी, उस टाइप की यदि उसको फील हो, तो वो जो है मॉडर्न सिक्योरिटी के दायरे में आ जाता है। सो विच इज नॉट वन ऑफ द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल नोशन देखें तो मिलिट्री थ्रेट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, ये इसमें इधर घुस गया है, मिलिट्री थ्रेट्स हैं, स्ट्रक्चरल। अब देखिए स्ट्रक्चरल वायलेंस को भी अलग करते हैं, वो क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो भी नोशन है। यदि आपका बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा गया तो आपको थ्रेट हो जाएगा सिक्योरिटी का। जैसे मान लीजिए अभी ताइवान ने किसी तरह से जो है अलायंस किया हुआ है अमेरिका से, यदि वो अलायंस टूट जाए तो उसको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, वैसे भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। या सिक्योरिटी थ्रेट जो है रसिया को फील हुआ जब बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा गया, जब यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होने के बाद किया, पूरे ईस्टर्न यूरोप शामिल हो गए, तो उनको लगा कि वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो ये सब जो है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। आप यहाँ देखेंगे कि इसमें रेफरेंट पॉइंट जो है, मतलब किसकी सिक्योरिटी, अधिकतर नेशन की सिक्योरिटी की बात होती है कि नेशन कैसे एक सिक्योर रहे। स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो क्या होता है, समाज के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सोशल साइंस में होता है पैटर्न सोशल बिहेवियर या पैटर्न रिलेशन। एक रिलेशन जो हजारों साल में जो पैटर्न हो जाता है, जो नॉर्म वैल्यू से बंध जाता है, आप उससे अलग बिहेव नहीं कर पाते, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं एक्चुअली। जैसे मैरिज एक स्ट्रक्चर है, फैमिली एक स्ट्रक्चर है, इवन आपका स्कूल कॉलेज एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई ईंटें और पत्थर की दीवारें हैं और स्कूल है, मैदान है। स्ट्रक्चर है क्योंकि स्कूल में आप पर्टिकुलर एक तरह तरह से बिहेव करते हैं, टीचर स्टूडेंट का नाता, स्टूडेंट स्टूडेंट का नाता, सीनियर जूनियर स्टूडेंट का नाता, वो एक नॉर्म बिलीव वैल्यू से जुड़ा हुआ है जो क्रिस्टलाइज हो चुका है, जिससे आप बाहर नहीं जा सकते। जब आप वहां फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक स्ट्रक्चर में बंधे हुए हैं, उस रूल नॉर्म बिलीफ प्रैक्टिसेस कस्टम ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरल वायलेंस ऐसा वायलेंस होता है जो इस तरह के सोशल स्ट्रक्चर में निहित अंतर्निहित होता है। जैसे मैरिज में देखिए कि औरतों के साथ जो होता है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, मतलब वो ऐसा मैरिज का सिस्टम ही है कि वहां उनको जो है झेलना पड़ता है, वहां पे उनको फील होता है कि वहां पे उनके साथ वायलेंस। वायलेंस कोई फिजिकल नहीं हो, ये भी वायलेंस है कि आपको कोई रुपये पैसे नहीं दे रहा हो, आपको घर का काम करवा रहा हो, आपको दोयम दर्जे का समझ रहा हो, वो भी एक तरह का वायलेंस है। इसी तरह की कास्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस देता है। जरूरी नहीं है कि दलित को जो है पीटा जाए अपर कास्ट के द्वारा, लेकिन जो उनके साथ बिहेव किया जाता है वो वायलेंस है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चरल वायलेंस, इवन अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो या रिच और गरीब के बीच की जो खाई है, इनइक्वलिटी, ये सब स्ट्रक्चरल वायलेंस को जन्म देते हैं। और ये सब जो है मॉडर्न नोशन ऑफ सिक्योरिटी है, उससे जो इनसिक्योरिटी पैदा होती है वो मॉडर्न है। तो इसको आप अलग कर दीजिए। सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विथ प्रिवेंटिंग वॉर इज कॉल्ड। जब ऐसा सिक्योरिटी पॉलिसी हो जो पहले ही वॉर को रोकने का काम करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिटिगेशन, डिफेंस, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी या डिटरेंस। इसको डिटरेंस कहते हैं, मतलब इस टाइप का कोई पॉलिसी अपनाए कि हमसे कोई वॉर करे ही नहीं। इवन न्यूक्लियर वेपन को धारण कर लेना भी एक डिटरेंस है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन, हमसे कोई मत टकराओ। विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे चलिए इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। प्राइमरी थ्रेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी इज एक्सटर्नल रेदर देन इंटरनल। ये ज्यादा जो है नेशन को बाहर से ही खतरा जनरली दिखता है, वैसे अंदर से भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी बाहर से होता है कि बाहर से कोई अटैक कर देगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री वेर डिफरेंट फ्रॉम द न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्री। बहुत अलग थे। वर्ल्ड वॉर II के बाद जब बहुत सारे कंट्री आजाद हुए तो उनको बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल खतरा था। इंटरनल नेशन बिल्डिंग का खतरा था, एक्सटर्नल तो अपने ही नेबर जो हैं वो अटैक कर देंगे। इंडिया पे समझिए 4 बार अटैक हो चुका, 3 बार पाकिस्तान से, 4 बार पाकिस्तान, 1 बार चाइना से। हर कंट्री को ऐसा झेलना पड़ा, अंदर में भी कितने सेसेशनिस्ट मूवमेंट हम लोग झेलने पड़े। लेकिन जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री थे उनके बॉर्डर बड़े सिक्योर हो गए थे। आफ्टर
वर्ल्ड वॉर टू उनको कोई भी खतरा बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक नजर नहीं आया। इसलिए यस, ये सही है। वॉर विद इन बॉर्डर ऑफ ए कंट्री और सिविल वॉर बिकेम मच मोर न्यूमरस देन द वॉर बिटवीन कंट्री। इनफैक्ट ये कहानी है नए वॉर की। मैरी कैल्डर जो है वो न्यू वॉर थेसिस लेके आए। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब कंट्री के बीच में लड़ाई नहीं होती है, कंट्री के अंदर ही बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। आप देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में कैसे हुआ, अभी भी लड़ाई वहां पे जो मणिपुर में हुई, जम्मू कश्मीर में जो सालों साल हुई, और बहुत सारी कंट्री ने, कॉन्गो ने, रसिया ने चेचनिया के साथ, और कितने ही कंट्री के अंदर में ही जो है अपने अपने लोगों के बीच में जो है वॉर झेला है। सिविल वॉर कर लीजिए, सूडान में अभी आप देखिए क्या हो रहा है, वो किसके है, दो कंट्री के बीच में तो है नहीं, अंदर में ही वॉर हो रहे हैं। सो सिविल वॉर या बॉर्डर के विद इन वॉर ज्यादा न्यूमरस हो गया इस पीरियड में। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी रूल आउट कोऑपरेशन बिटवीन कंट्री। ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल व्यू सिक्योरिटी का, उसमें दो कंट्री के बीच में या कंट्रियों के बीच में कोऑपरेशन का कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल व्यू सिक्योरिटी भी मतलब ये कहता है कि यदि स्टेट या नेशन कोऑपरेट करें, आप बैलेंस ऑफ पावर भी कोऑपरेशन होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी कोऑपरेशन होती है, अलायंस कोऑपरेशन होती है, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी कोऑपरेशन होती है, इससे वॉर को रोका जा सकता है और सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। सो ये गलत है, ये स्टेटमेंट इसलिए सही है। विच ऑफ दीज वेपन हैव नॉट बीन कंप्लीटली बैंड फॉर यूज इन इंटरनेशनल वॉर। स्टेट ने कॉपरेशन से ट्रीटी करके कुछ वेपन को बिल्कुल खत्म कर दिया कि इसको हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन एक को नहीं किया। इसका कौन है? क्या वो न्यूक्लियर वेपन है, क्या बायोलॉजिकल है, केमिकल है, या डेडली गैस है? तो इन सब को खत्म कर दिया गया, सबको। लेकिन न्यूक्लियर वेपन आपको पता है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT कहते हैं, और NPT कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इन दोनों के बावजूद भी न्यूक्लियर वेपन को खत्म नहीं किया सकता। अभी भी हजारों न्यूक्लियर वेपन जो हैं, कितनी भी ह्यूमैनिटी ने कोशिश की, इसको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अभी हम इसका जिक्र 2-3 बार मैंने किया। अब यहाँ पे देखिए, NPT वॉज साइन इन 1970, ये स्टेटमेंट गलत है, ये 1968 में साइन हुआ था, तो यही जो है आपका नॉट मिल गया। लेकिन ये 3 देखिए क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। दोज कंट्री दैट हैड टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन बिफोर 1967 वेर अलाउड टू कीप देयर वेपन। कितना ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि जो इस न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया 1967 में, वो तो न्यूक्लियर वेपन रखेगा लेकिन नई कंट्री को नहीं लाने देंगे। अब इसका क्या मायने? did not abolish nuclear weapon, rather it limited the number of countries that could have them। तो इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक तरह का वर्टिकल कैप है कि ये 5 कंट्री तो करेंगे और ये अपना न्यूक्लियर वेपन बढ़ाते जाएंगे हॉरिजेंटली, लेकिन बाकी कंट्री को हम नहीं आने देंगे इस क्लब में। तो ये है। और एक होता है कि न्यूक्लियर वेपन जिसके भी पास है सबको नष्ट कर दो, हॉरिजेंटली भी कंटेन करो। इंडिया डिड नॉट साइन और रेटिफाई द NPT। यस, इंडिया ने ना तो, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया को लगा, इसलिए इंडिया ने इसको ना तो साइन किया और ना ही उसको रेटिफाई किया। तो ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रीटी का जिक्र आपको हुआ, वही कॉपरेशन से जब हम आर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। INF ट्रीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी 1987 में, जिसमें कि इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल को एक्चुअली नष्ट कर दिया गया था USA और USSR के द्वारा। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये होता है, मैं मेमोरी से भी बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, 1972 में। और यहाँ देखते हैं 1 का B, तो 1 का B 2 का A। यस, 1972 में। केमिकल वेपन जो कन्वेंशन है जिसमें खत्म कर दिया है केमिकल वेपन को, ये 1992 में हुई। और ABM ट्रीटी जो है वो भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये भी 1972 में होती है। तो ये थोड़ा सा मैचिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन याद कर लीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स में कर रहा हूं। डैश इज ए प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज इंफॉर्मेशन विथ देयर राइवल्स। वो शेयर करते हैं अपना, कितने हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हैं तो हैं, कितने कन्वेंशनल आर्म्स हैं, like this they tell each other about their military intentions and up to a point their military plan also. This is way of demonstrating that they are not planning to a surprise attack। तो कोई ऐसा ना हो कि दुश्मन देश या कोई पड़ोसी देश सोचे कि आप उस पर अटैक करने जा रहे हो तो वही आप पे अटैक कर दे, ऐसा एक्सीडेंटल ना हो। इस पॉलिसी को जिसमें एक दूसरे को लोग शेयर करते हैं मिलिट्री प्लान, इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं। जनरली ऐसे पड़ोसी के साथ किया जाता है इसके साथ आपने वॉर किया है, जैसे मान लीजिए चाइना के साथ, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, दोनों सेनाएं आपस में इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करती है, जिससे कि दोनों सेनाओं को भरोसा हो कि हम लोग पीसफुल रहेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, बॉर्डर पे कोई एक्सीडेंटल स्क्रमिश या कोई लड़ाई ना हो जाए। इन ए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, डैश इज बोथ द प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी। दोनों, थ्रेट भी है और मीन्स भी है।
तो ये क्या है, ये जो है फोर्स है, फोर्स जो कि पावर से आती है। फोर्स इज बोथ द प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी। कोई आपको फोर्स करे, जैसे कि यूक्रेन को सिक्योरिटी थ्रेट था कि रसिया बाई फोर्स उस पर अटैक करे, और किया भी, और वो जो है बाई फोर्स ही उसको मुकाबला भी कर रहा है, उसको रोक भी रहा है, अचीव भी कर रहा है अपने सिक्योरिटी को। तो फोर्स इज दैट, फोर्स आती है पावर से। अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हैं, और देखिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, एक करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, इस टाइप का 4 ऑप्शन मैंने बनाया है। बहुत पॉपुलर टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। तो मैं दो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 है, इन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्शन, आपको मैंने बताया दो है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्शन, द रेफरेंट इज द नेशन स्टेट। स्टेट या नेशन, रेफरेंट मतलब कि किसको सेंटर में रख के हम सोचते हैं, किसके लिए सिक्योरिटी, फॉर होम सिक्योरिटी, उसको रेफरेंट कहते हैं। तो यहां पे स्टेट नेशन आप जानते हैं, यस। जबकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्शन में द रेफरेंट इज इंडिविजुअल और कम्युनिटी और इंक्लूड ऑल ह्यूमन काइंड। जो रेफरेंट है किसकी सिक्योरिटी, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, या कॉम हो सकता है, कम्युनिटी, या पूरा ह्यूमन काइंड ही हो सकता है। यस, दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको रट लीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1 है, प्रोपोनेंट ऑफ द नैरो कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। मतलब दो कंसेप्शन है, नैरो एंड एक ब्रॉड। तो नैरो कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंटर, वायलेंस, वायलेंस कहिए, वायलेंस, वायोलेंस और फिजिकल थ्रेट टू इंडिविजुअल। तो यही है नैरो, कि भाई आपको कोई मारे नहीं, आपका लाइफ का मतलब कि एक तरह से प्रोटेक्शन हो जाए, बस। जबकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू दैट थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी जो आपके कोर वैल्यू को थ्रेट करे, जो आपको मान लीजिए इकोनॉमिकली र्यून कर दे, जो आपको विस्थापित कर दे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो आपको लिबर्टी भी, बोलने की आज़ादी छीन ले, आपको घूमने की आज़ादी छीन ले, वो सब भी थ्रेट है। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्शन ऑफ है, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी। तो दो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो दोनों सही है। ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ब्रॉडेस्ट वे में जाए सबसे ऊपर, तो ये फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फॉर फियर में बदल जाती है। मतलब कि कोई भी चीज यदि आपको जो है कि हम ये चाहें, यदि इसकी भी आपको फ्रीडम, मतलब चाहत की यदि फ्रीडम मिल जाए, कि फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब आपको हमेशा यदि डिप्रीवेशन है कि हमको जो है रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आपकी जो वांट है उससे आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। ऑलवेज जो आपको आपका वांट आपको घेरे रहता है, नीड एंड वांट कह लीजिए, तो उससे भी मुक्त हो जाना, मतलब कि आप इससे ऊपर उठ गए, सरकार आपको या सोसाइटी आपको या आप खुद अपने कैपेबल हैं कि आप इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो आप फ्रीडम फ्रॉम वांट हो जाता है। आप एक पीसफुल लाइफ लीड करते हैं, आपको हमेशा ये चिंता नहीं रहती है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, एम्प्लॉयमेंट, रोजी रोटी ये मिलेगा कि नहीं, सो अच्छा सर पे छत मिलेगी कि नहीं। फ्रीडम फॉर फियर है, तो किसी तरह का फियर यदि हो तो आपको सिक्योरिटी थ्रेट होता है, कि मैं कुछ मुंह खोलूंगा कोई कुछ बोल देगा, मैं रोड पे निकलूंगा कोई जो है मार देगा, हम घर से रात में बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस टाइप की यदि आपको फियर हो, या फियर ऑफ हंगर हो कि कल मेरा जॉब चला जाएगा, कल हम पढ़ाई करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, हम छिन जाएगी, हमारा जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे सब डूब जाएगा, इस टाइप की फियर में भी यदि आप हैं तो वो भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस लेवल पे यदि हम सिक्योरिटी को सोचते हैं कि लोग फ्रीडम फ्रॉम वांट और फ्रीडम फ्रॉम फियर हो जाए, तो वो ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, इससे बड़ा दायरा कुछ नहीं है। तो एक सिंपल, एक छोटा सा दायरा है कि आपको लाइफ आपका ना जाए, मतलब फिजिकली आप सिक्योर हो, बहुत छोटा नैरो व्यू है। उसके ऊपर है कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिले, लिबर्टी ऑफ लाइफ, लाइफ लिबर्टी, मतलब लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार मिले, आपको रोजी रोटी मिले, और उसके ऊपर देखो कि इतना बड़ा दायरा यदि हो जाए, मतलब जिसमें कि फ्रीडम फ्रॉम 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 वांट और फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब आप जो है उससे भी ऊपर उठ जाओ, भय मुक्त हो जाओ, और इच्छा मुक्त हो जाओ। विच इज नॉट वन ऑफ द थ्रेट्स टू ग्लोबल सिक्योरिटी। अब पूरे विश्व की यदि सिक्योरिटी देखें, मतलब पूरे ह्यूमैनिटी की सिक्योरिटी, तो कुछ चीजें जो है उसको हार्म करती है। अभी आपने देखा कोरोना ने कैसे हार्म किया, पेंडेमिक, ग्लोबल वार्मिंग हार्म करती है, लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर नहीं करता पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी को। ऑफकोर्स एक मैटर है जो है अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा पूरा ग्लोबल सिक्योरिटी को हार्म नहीं करता है। क्लाइमेट चेंज बिल्कुल हार्म करता है। विच इज नॉट, माइग्रेशन और रिफ्यूजी का जो प्रॉब्लम होता है वो भी ग्लोबल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। विच इज नॉट वन ऑफ द न्यू सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। बहुत सारे नए सोर्स आ गए, जैसे पेंडेमिक इटसेल्फ एक नया सोर्स है, टेररिज्म नया है, ह्यूमन राइट्स का जो अब्यूज होता है वो नया है, ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल हैंगर, पेंडेमिक, ये सब नया है। नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, नॉट यहाँ है, नन ऑफ दिस का मतलब ऑल, ये सभी हैं।
विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। एक ब्रॉड क्वेश्चन है, आप देखिए, नेशन और कंट्री में बी सिक्योर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट बट इट्स पीपल में बी इनसिक्योर। ऐसा ऐसा कितने जगह होता है कि नेशन सिक्योर है लेकिन उसके अंदर रहने वाले पीपल ही इनसिक्योर है। कई बार तो स्टेट खुद अपने पीपल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इवन इफ ए नेशन और कंट्री इज नॉट सिक्योर, इट्स पीपल में बी सिक्योर। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। कई बार जो है आप कंट्री पे मान लो कि थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट है, लेकिन लोग जो है उनको रोटी कपड़ा मकान वो एकदम अच्छे से अपने यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अंदर में नहीं है, तो वो सिक्योर्ड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द फोर, मतलब वो लाया गया, हाईलाइट किया गया बाय द 1994 यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये बिल्कुल आपको बताया मैंने पहले क्वेश्चन में। ह्यूमन सिक्योरिटी इज इट ट्रेडिशनल इज ए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी? नो, ह्यूमन सिक्योरिटी एक मॉडर्न जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये उल्टा है, इसलिए यही नहीं सही है और इसलिए यही सही ऑप्शन है। ग्लोबल सिक्योरिटी इशू कैन बी बेस्ट टैकल बाय, कैसे टैकल कर सकते हो ये सब जो जितने पैंडेमिक हैं, टेररिज्म है, ग्लोबल हंगर, पोवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या आप थ्रेट से इसको सॉल्व कर सकते हो, वॉर के थ्रू इसको सेटल कर सकते हो? नो, डिप्लोमेसी से भी मुश्किल है। एक ही तरीका है, कॉपरेशन, दैट्स ऑल। कॉपरेट कॉपरेट कॉपरेट, उसी से आप जो है कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम और ग्लोबल सिक्योरिटी को सॉल्व कर सकते हो। मेजर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन, इनफैक्ट आपको एक्सटर्नल थ्रेट के टाइम में ये किताब में बताया गया। और ये देखिए आपके सीनियर को CUET PG 2022 में एक्चुअल क्वेश्चन ये है, कितना आसान क्वेश्चन है कि मेजर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन। आपको पता है यही 3 मेजर वॉर हुए, बस ये 3 मेजर वॉर हुए, तो आसान है। which is not one of the component of India's security, कर लीजिए, India's security, strengthening its military capability, yes, ये भी हमारा एक पॉलिसी है, to promote and strengthen international norms and international institution to protect its security interests, यूनाइटेड नेशन हो चाहे और ग्लोबल फोरम हो, उसको स्ट्रेंथन करें, उसको प्रमोट करें, नाम हो अनदर, मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, यदि कहीं कंट्री में सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे सिविल वार है, उसको रोकना, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिससे कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मतलब लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल सके, सुरक्षा मिल सके, वो इकोनॉमिक सुरक्षा, और नन ऑफ द अबव, इसका मतलब कि नॉट, इसका मतलब सभी ये हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द अबव क्यों जो है डबल निगेटिव के चलते सही हो जाता है ऑप्शन, यही सही ऑप्शन है। अब जो है एनसीईआरटी किताब में दो ही क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, चलिए दोनों को देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हमेशा आपको कहूंगा कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को देखें भी, उसमें मनन भी करें। मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर मीनिंग। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM, आपको अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये क्या है, ये है ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस मैटर्स बिटवीन नेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस, कि कोई एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए। आर्म कंट्रोल क्या है, तो ये है कि रेगुलेट द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन, मतलब आर्म कंट्रोल करेंगे, पूरी तरह खत्म तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां खत्म हो रहा है डिसआर्मामेंट, मतलब कि हम आर्म को बिल्कुल खत्म, उसको मतलब नष्ट कर रहे हैं, डिसआर्मामेंट। तो गिविंग अप सर्टेन टाइप ऑफ वेपन, जैसे INF ट्रीटी जो हुई थी वो, या बायोलॉजिकल कन्वेंशन ट्रीटी, या केमिकल कन्वेंशन ट्रीटी, ये सब मतलब खत्म किया गया उसको, तो डिसआर्मामेंट है। अलायंस तो चौथा बच गया, ये क्या हो जाएगा, एक कोएलिशन ऑफ नेशन मीन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, जैसे नाटो जो है वो कोलिशन ऑफ नेशन है, तो वो अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। Which among the following would you consider as a traditional security concern, या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न और नॉट ए थ्रेट? 3 पार्ट में बांटिए। तो द स्प्रेड ऑफ चिकनगुनिया डेंगू फीवर, अब देखिए ये ऐसा कोई बहुत महान महामारी नहीं है कि आप इसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह दें कोरोना के जैसा, तो मुझे लगता है नॉट ए थ्रेट शायद ज्यादा होगा। वैसे कोई कह सकते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि ये जो है एक तरह का महामारी है, तो जैसे भी आप सोचिए ये दोनों में से कोई हो सकता है। इनफ्लो ऑफ वर्कर फ्रॉम ए नेबरिंग नेशन, तो ये भी एक तरह का नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। यदि लाखों लोग आपके यहाँ आ जाएं, जैसे रोहिंग्या आ गए, तो एक क्राइसिस हो जाती है, माइग्रेशन या रिफ्यूजी क्राइसिस, तो ये जो है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हो गया। इमरजेंस ऑफ ए ग्रुप डिमांडिंग नेशनहुड फॉर देयर रीजन, यदि आपके कंट्री से कोई कटना चाहे, उसके लिए आंदोलन कर रहा हो, तो ये तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इमरजेंस ऑफ ए ग्रुप डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर देयर रीजन, ऑटोनॉमी यदि कोई मांगता है तो ये किसी तरह का थ्रेट नहीं है, ना तो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, आप उसको ऑटोनॉमी दीजिए, कोई छोटा स्टेट बना दीजिए लाइक दैट, वो आपसे अलग तो होना नहीं चाह रहा है, तो नॉट ए सिक्योरिटी थ्रेट, नो, कोई थ्रेट नहीं है। ए न्यूज पेपर दैट इज क्रिटिकल ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द कंट्री, कोई थ्रेट नहीं है। न्यूज़पेपर का काम है, वो क्रिटिकल हो सकता है, आप उसको अलग कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ऐसा भी वैल्यू रहता है, लेकिन कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है।
ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और रियली आप CUET UG ले रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करें। आई विल वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाला है अपने उन स्टूडेंट के लिए जो इस कम्युनिटी से जुड़ने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं, उनके लाइफ को ईजी करने के लिए। आई होप कि ये जो सोशल मीडिया के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। यदि पहुंचेगा तो आपको बहुत बहुत बधाई, नहीं तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट बोथ फॉर यू एंड मी कि हमने ये मेहनत किया और आपको पता भी नहीं चला कि इतनी अच्छी रिसोर्स जो है आपके सामने है, जो आपको आसानी से प्रिपेयर करा सकती है। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे पिछले साल की तरह कि वाओ, सर के ही वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन थे, उसी से घूम फिर करके। और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो मैं आपको अभी भी इन्वाइट करता हूँ टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स फॉर CUET PG, क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं सारे वो टेस्ट पेपर जो अभी तक हुए हैं, सारे वो रिकॉर्डेड सेशन जो अभी तक हुए हैं, और सभी अभी रिवीजन चल रही है उसके भी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं। तो आपको थोड़ा बूस्ट हो जाता है लास्ट फ्यू डेज में एट नॉमिनल कॉस्ट। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल पे भेजिए, आगे आपको गाइड किया जाएगा। मिलेंगे दो केवल जो है, देखिए टॉपिक बच गया, ग्लोबलाइजेशन है और एक इन्वायरमेंट है। बाकी सब आपको इस CUET UG करके जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी मिल जाएगा। कुछ वीडियो मैंने पिछले साल बनाए थे, कुछ वीडियो इस साल, लेकिन मिल जाएंगे आपको सारे थीम के। तो ये दो को मैं कोशिश करूंगा कि कल संडे है, देखते हैं यदि कल पूरा हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके एग्जाम शुरू होने से पहले सारे थीम के वीडियो आपके हैं सामने। तब तक के लिए विदा।